हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं दीक्षा, जिसमें हम पढ़ रहे हैं जुलाई 2023 के करंट अफेयर को। जुलाई 2023 के करंट अफेयर श्रृंखला के अंतर्गत ये हमारा 7th मेजर टॉपिक है, जिसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें साइंस एवं टेक्नोलॉजी से संदर्भ में क्या समसामयिक की घटनाएं क्रम रहा, इन सब के बारे में विस्तृत में पढ़ते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है चंद्रयान 3 के बारे में कि चंद्रयान 3 क्या है। चंद्रयान 3 के बारे में देखते हैं कि यह चंद्रयान 3 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। तो इसे कहाँ से प्रक्षेपित किया गया है चंद्रयान 3 को? श्री धवन के अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। अब आता है इसके चंद्रयान 3 के उद्देश्य के बारे में जानते हैं कि सबसे पहले इसके उद्देश्य क्या कर रहा है। इसके उद्देश्य में सबसे पहले आता है कि चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग का प्रदर्शन करना है, और चंद्रमा पर रोवर के संचालन और क्षमता का प्रदर्शन करना, और चंद्रमा पर इन सीटू वैज्ञानिक प्रयोग करना है। इसके संदर्भ में इसके 3 प्रमुख उद्देश्य हैं। प्रक्षेपण यान के संदर्भ में देखते हैं कि इसे भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान मैक 3 द्वारा प्रक्षेपित किया गया है, जो एकीकृत मॉड्यूल पृथ्वी के एलिप्टिक पार्किंग ऑर्बिट में स्थापित करेगा। इसमें शामिल स्वदेशी पेलोड होते हैं, जो लैंडर मॉड्यूल, प्रोपल्सन मॉड्यूल होते हैं, जो प्रक्षेपण यान से अलग होने के बाद लैंडर मॉड्यूल को चंद्रमा की ध्रुवीय कक्षा में चंद्रमा की 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाने के लिए किया गया था। रोवर होता है, यह चंद्रमा पर सतह का रासायनिक विश्लेषण करेगा, और लैंडिंग साइट के संदर्भ में देखते हैं कि यह लगभग 70 डिग्री अक्षांश पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पास लैंडिंग करेगा। चंद्रयान 3 प्रक्षेपण के लगभग 1 महीने बाद चंद्रमा की कक्षा में पहुंचेगा, जिसमें लैंडर और रोवर 23 अगस्त को चंद्रमा पर सफलता पर लैंड करने में सक्षम रहेगा। इसके संदर्भ में दिखाया गया है। फिर आता है चंद्रयान 3 के सफलता के बाद यह चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले दुनिया के पहले मिशन बन गया है, जिसमें साथ ही यह संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन के बाद यह भारत में चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश भी बन गया है। इसके संदर्भ में ये प्रमुख पॉइंट है। अब आता है सॉफ्ट लैंडिंग करने के संदर्भ में के समक्ष कुछ चुनौतियां हैं, उसके समक्ष कुछ चुनौतियों को देखते हैं, जिसमें पहली आती है दुर्गम भूभाग के बारे में। यह लैंडिंग साइट के आसपास के इलाकों में अप्रत्याशित तथा अचानक आने वाले बदलावों के कारण ऊंचाई को मापने वाले सेंसर से गलती या सॉफ्टवेयर संबंधी गड़बड़ियां होने की संभावना व्यक्त की गई है। दूरी के संदर्भ में देखें तो यह प्रोपल्सन मॉड्यूल से अलग होकर लैंडर मॉड्यूल का 100 किलोमीटर इंटू 30 किलोमीटर की कक्षा में प्रवेश करना है, और गति में यह लॉनर मॉड्यूल के लिए सॉफ्ट लैंडिंग का आशय 6000 किलोमीटर घंटा की अत्यधिक तीव्र गति से शून्य गति तक बिना किसी क्षति के पहुंचने से होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं, और इसलिए पैराशूट चंद्रमा पर उतरने के दौरान लूनर मॉड्यूल की गति को धीमा नहीं कर सकते हैं। लूनर डस्ट के बारे में या चंद्रमा की धूल के बारे में कि इसके कारण होता है कि कैमरे के लेंस साफ और स्पष्ट फोटो नहीं ले पाए हैं, और इसमें गलत रीडिंग को देखने में मिल सकती है। इसके संदर्भ में इन चुनौतियों को निपटने के लिए चंद्रयान 3 के लिए क्या योजनाएं बनाई गई हैं। इसमें पहली आती है बड़ी लैंडिंग साइट का होना, फिर आती है लैंडिंग वेलोसिटी में वृद्धि का होना, बेहतर थ्रस्टर्स होना, कठोर परीक्षण होना और अन्य सुधार होना इसके संदर्भ में। फिर आता है लैंडिंग साइट्स के लिए चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर चुनाव क्यों ही किया गया कि यह उत्तरी ध्रुव पर भी तो उतार सकते थे, तो आखिर दक्षिणी ध्रुव का ही चुनाव क्यों किया गया। तो इसके संदर्भ में जानते हैं कि चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव से जुड़े कुछ लाभ होते हैं, जिसके में निम्नलिखित शामिल हैं। जिसमें पहला आता है कि इस क्षेत्र में अरबों वर्षों से कुछ क्रेटर्स पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ा है, और ये हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति के बारे में सबसे सटीक और बेहतर जानकारी प्रदान कर सकते हैं। इसके संदर्भ में दूसरा पॉइंट रहता है कि इस क्षेत्र में स्थायी रूप से छाया में रहे क्रेटर्स में पर्याप्त जल होने का अनुमान होता है, जिसका उपयोग संभावित रूप से भविष्य के लिए मिशनों के लिए किया जा चुका है, और इसकी अवस्थिति से जुड़े लाभ में इससे भविष्य के लिए अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए उपयुक्त स्थल बनाते हैं। और इस क्षेत्र में हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन, सोडियम, पारा और चांदी होने की साक्ष्य मिले हैं, इसलिए आवश्यक है कि यह संसाधनों का एक बड़ा स्रोत भी है, जिनका दोहन अभी तक नहीं किया गया। चंद्रमा पर लैंडिंग करने वाले पिछले सभी अंतरिक्ष यान चंद्रमा की भूरेखीय क्षेत्र में उतरे हुए हैं, जिसमें चंद्रमा की भूमध्य रेखा के पास उतरना आसान और सुरक्षित है। इस क्षेत्र में परिवेश और तापमान वैज्ञानिक उपकरणों से जुड़े लंबी समय तक निरंतर काम के लिए अधिक अनुकूल और उपयुक्त होता है, और पृथ्वी की ओर उन्मुख भाग पर सूर्य का इसका प्रचुर मात्रा में रहता है। इसके संदर्भ में यह प्रमुख बिंदु है। अब आता है इसके नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में देखते हैं कि नॉर्थ पोल में सी ऑफ सेरेनिटी है, और इसमें यहाँ पर ये पिछली चंद्र लैंडिंग का जो बड़ा हिस्सा है वहाँ पर कोपरनिकस क्रेटर है, और ये बीच में यह भूमध्य रेखा है, और इसके साउथ पोल पर देखते हैं ये ट्राइगो क्रेटर है, और यहाँ पर दक्षिण ध्रुव के चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट है, ये यहाँ पर इसको प्रदर्शित किया गया है। अब आता है सबसे पहले देखते हैं कि चंद्रयान 3 के लैंडर पेलोड के बारे में, जिसमें रंभा LP, लेग्यूम प्रोब और कैस एसएटी जो चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट है, और इल्सा जो इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी है, इसके संदर्भ में देखते हैं।
रंभा एलपी लेगूम प्रोब यह सतह के निकट के पास प्लाज्मा आयन या इलेक्ट्रॉन के एक घनत्व समय के साथ परिवर्तन को मापेगा। कैस एसएटी या चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट है जो ध्रुवीय क्षेत्र के निकट चंद्रमा की सतह पर तापीय गुणों को मापेगा। और इल्सा या इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी है, लैंडिंग स्थल के आसपास भूकंपीय स्थिति को मापेगा जिसमें चंद्रमा की क्रस्ट और मेंटल की संरचना का चित्रण करेगा इसके संदर्भ में। फिर आता है रोवर पेलोड में एपीएक्स एस के बारे में कि यह अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है तथा यह चंद्रमा की रासायनिक संरचना और खनिज संरचना का पता लगाए। इससे चंद्रमा की सतह के बारे में हमारी समझ को और अधिक बढ़ाने में मदद मिलेगी। लिप्स के बारे में लेजर इंस्ट्रूमेंट ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी या चंद्रमा पर लैंडिंग स्थल के आसपास की भू मृदा और चंद्रमा की तात्विक संरचना, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिका, कैल्शियम के बारे में आदि के बारे में पता लगाएगा। इसमें प्रोडोदन मॉड्यूल पेलोड के बारे में सेप जो स्पेक्ट्रोपोलिरीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ है, इसका प्रायोगिक पेलोड होता है। यह निकट अवरक्त तरंग दैर्ध्य रेंजिंग में पृथ्वी जैसे रहने योग्य ग्रह के स्पेक्ट्रोपोलिरीमेट्री संकेतों का अध्ययन करेगा इसके संदर्भ में है। अब जानते हैं कि इसके संदर्भ में क्या पिछले जो चंद्र मिशन रहा है जो 2009 में और 2019 में चंद्रयान फर्स्ट को 2009 में और 2019 में चंद्रयान सेकंड को चंद्र मिशन स्टार्ट किया गया था, उसके संदर्भ में कुछ डिफरेंसेस जानते हैं कि चंद्रयान फर्स्ट का जो उद्देश्य था वह पृथ्वी से दिखने वाले या ना दिखने वाले चंद्रमा के भाग का त्रिआयामी एटलस तैयार करना था और चंद्रमा की सतह पर रासायनिक तथा खनिज संबंधी मानचित्रण भी करना था। और चंद्रयान 2 का उद्देश्य था कि यह चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग और रोवर के माध्यम से चंद्रमा की सतह पर अध्ययन करके चंद्रयान फर्स्ट के वैज्ञानिक उद्देश्यों में प्रगति करना है। मॉड्यूल और पेलोड के संदर्भ में देखते हैं कि यह भारत, यूएसए, यूके, जर्मनी, स्वीडन और बुल्गारिया में निर्मित 11 वैज्ञानिक उपकरण है तथा चंद्रयान 2 के में देखते हैं कि इसमें ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर शामिल होते हैं जिसमें चंद्रमा की सतह पर भूवैज्ञानिक, उनकी संरचना और वायुमंडल में मापन के अध्ययन के लिए 8 प्रायोगिक पेलोड भी शामिल होते हैं। फिर आता है प्रक्षेपण यान के बारे में कि इसमें PSLV C11 था और इसमें GSLV मार्क 3 को लॉन्च किया गया था। अब आता है इसके महत्वपूर्ण निष्कर्ष में चंद्रयान फर्स्ट और चंद्रयान सेकंड को देखते हैं कि इसमें अल्प मात्रा में वाष्प के रूप में पता लगाया जाता है जिसमें चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर ध्रुवीय भूमिहिम के जल का भी पता लगाया जाता है। महासागरीय मैग्मा परिकल्पना की इसमें पुष्टि की गई है। कमजोर सौर ज्वालाओं के दौरान एक्सरे सिग्नल्स का पता लगाया गया जिसमें चंद्रमा की सतह पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और कैल्शियम की उपस्थिति का संकेत है। नई स्पेनल समृद्धि सेलों का पता लगाया गया है इसके संदर्भ में। और चंद्रयान 2 के संदर्भ में आता है कि हाइड्रोसल रेडिकल और जल के अणु का अलग अलग पता लगाया गया है जिसमें दोनों के बारे में विशिष्ट विशेषताएं भी पाई गई हैं। चंद्रमा की सतह पर सभी अक्षांशों पर जल की मौजूदगी के साक्ष्य का पता लगाया गया है। इसमें चंद्रमा के बाह्य मंडल में आर्गन 40 की मौजूदगी की पुष्टि की गई है जिसमें क्रोमियम और मैग्नीज का भी पता लगाया गया है। यह सौर ज्वालाओं के बारे में भी जानकारी एकत्रित करता है इसके संदर्भ में। अब आता है हालिया चंद्रमा मिशन और योजनागत मिशन के बारे में जिसमें साउथ कोरिया, जापान, रूस और यूएसए व इजराइल के बारे में दिखाए गए हैं। जिसमें साउथ कोरिया का दनोरी मिशन है। यह मिशन ऑर्बिटर द्वारा चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करने के बाद जनवरी 2023 में चंद्रमा का अध्ययन करेगा जिसको लॉन्च 2022 में अगस्त 2022 में किया गया था। जापान का आई स्पेस का हाकुतो आर मिशन, यह मिशन यूएई के रोवर और जापान के पेलोड के साथ लैंडर के क्रैश लैंडिंग हुई थी जिसमें इसे दिसंबर 2022 में लॉन्च किया गया था। रूस का लूना 25 मिशन यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के नमूने एकत्रित करता है जिसे 2023 में लॉन्च किया गया था। यूएसए का योर्टमेस सेकेंड इसे लॉन्च 2024 में करेगा। यह चंद्रमा पर क्रू या मानव युक्त मिशन होगा। इजराइल का स्पेस IL या बेरेसीट 2 यह मिशन 2 लैंडर जिसमें पहली बार ऑर्बिटर के साथ चंद्रमा पर लैंडिंग करना है जिसे लॉन्च 2025 में किया गया था। इसके संदर्भ में इसके प्रमुख पॉइंट हैं। इसके निष्कर्ष के तौर पर देखते हैं कि चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक वैश्विक अंतरिक्ष अनुसंधान में भारत की स्थिति को मजबूत रहेगी और यह मिशन हमारे वैज्ञानिक ज्ञान के दायरे का विस्तार करता है और देश के युवाओं के लिए संबंधित नई चुनौतियों को भी प्रस्तुत करता है। यह भविष्य में अनुसंधान और विकास को अधिक बढ़ावा मिलता है इसके संदर्भ में। अब आता है ब्लैक होल के बारे में। ब्लैक होल के बारे में जानते हैं कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल क्रेवसेस के एक वर्ग का अवलोकन किया हुआ है जिसमें प्रारंभिक ब्रह्मांड में टाइम डायलेशन का प्रदर्शन करते हैं। इससे संबंधित तथ्यों में देखते हैं कि इस टाइम डायलेशन का पता लगा है जिसमें ब्रह्मांड के प्रारंभिक दौर में समय वर्तमान समय की तुलना में 5 गुना कम गति से बीत रहा था। क्वार्ट्स अत्यधिक सक्रिय सुपरमेसिव ब्लैक होल होते हैं जिनका द्रव्यमान हमारे सूर्य की तुलना में लाखों करोड़ों गुना अधिक होता है।
जिसमें ये आमतौर पर आकाशगंगाओं के केंद्रों में मौजूद होते हैं, जिसमें हमारी आकाशगंगा या आकाश मिल्की वे के निकट कोई क्रायर्सर्स नहीं होते हैं। आप जानते हैं टाइम डायलेशन के बारे में कि टाइम डायलेशन क्या होता है। यह अलग अलग पर्यवेक्षकों के लिए समय समय के अलग अलग दर से बीतने को टाइम डायलेशन कहा जाता है। पर्यवेक्षकों की गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में सापेक्ष गति या अवस्थिति पर निर्भर करता है। आप जानते हैं आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत के बारे में, जो अपेक्षता सिद्धांत के अंतर्गत या टाइम डायलेशन को बताया गया है, जिसमें इस सिद्धांत से यह ज्ञात हुआ है कि स्पेस और टाइम आपस में जुड़े हुए हैं और बिग बैंग के बाद यह ब्रह्मांड सभी दिशाओं में बाहर की ओर विस्तार कर रहा है। घटना के संदर्भ में देखें तो यह घटना अत्यधिक द्रव्यमान वाले पिंड द्वारा निर्मित प्रबल गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के कारण देखने को मिलती है, जिसमें गुरुत्वाकर्षण जितना अधिक प्रबल होता है उसमें स्पेस टाइम उतना ही अधिक संकुचन और विस्तार होता है और समय भी उतनी धीमी गति से बीतता है। टाइम डायलेशन में मौजूद कुछ निष्कर्ष हैं, जिसमें देखते हैं कि यह पहले नंबर पर कि यह इसके पहले सुपरनोवा के अवलोकनों के आधार पर 7 अरब वर्ष पूर्व घटित टाइम डायलेशन का पता लगाया गया था। इसमें दूसरा आता है कि अब शोधकर्ताओं द्वारा बिग बैंग घटना के लगभग 1.5 अरब वर्ष बाद के कई क्वार्सर्स को अवलोकनों को किया गया। इसमें तीसरा आता है कि इन क्वार्सर्स की चमक की तुलना में आज मौजूद क्वार्सर्स से की गई है, जिससे पता चलता है कि यह प्रारंभ दौर में समय वर्तमान समय की तुलना में 5 गुना कम गति से बीत रहा है। इसमें ऐसे समझ सकते हैं जिसमें वर्तमान समय में उस प्रारंभिक दौर की तुलना में 5 गुना तेज से अधिक बीत रहा है। इसके संदर्भ में अब आता है कि 2020 के नोबेल पुरस्कार भौतिकी के नोबेल पुरस्कार, जिसे रोजर पेनरोज ने बताया है कि ब्लैक होल का निर्माण सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत को मजबूत साक्ष्य प्राप्त हुआ, और इस विश्लेषण में उन्होंने भौतिकी को नोबेल प्राइज दिया गया। रेनहोल्ड जेनेजेल और एंड्रिया गेज को हमारी आकाशगंगा के केंद्र में 100 पर में से कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए भौतिकी का नोबेल प्राइज दिया गया है, जिसमें 100 पर में से ब्लैक होल भी कहते हैं। इसके लिए हमारी आकाशगंगाओं के केंद्र में सेजिटेरियस ए नामक क्षेत्र का अवलोकन भी किया गया है। इसके संदर्भ में अब आता है आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत और आपकी आयु के बारे में कि आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार किसी विशाल द्रव्यमान वाले पिंड से आपकी दूरी के अनुसार मजबूत और कमजोर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र अपनी आपकी आयु बहुत धीमी या तेज गति से बढ़ती है। और यह बताया गया कि यदि आप पृथ्वी के बजाय निम्नलिखित स्थानों पर 30 वर्ष बचताएं तो उसकी आयु में क्या बदलाव हुआ। बृहस्पति पर आपकी आयु 14.4 सेकेंड कम हो जाएगी और चंद्रमा पर 629 मिली सेकेंड बढ़ जाएगी। इसकी आयु में ये डिफरेंसेस रहेंगे चंद्रमा और बृहस्पति के डिफरेंस में। अब जानते हैं ब्लैक होल्स के बारे में कि ब्लैक होल क्या होते हैं। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव में इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश भी इससे बाहर नहीं निकल पाता है। पदार्थ के अत्यधिक कम क्षेत्र में संकुचित हो जाने के कारण यहाँ अत्यधिक प्रबल गुरुत्वाकर्षण होता है, जिनका निर्माण अधिकांश ब्लैक होल किसी बड़े तारे के जीवन चक्र के अंतिम चरण में हुए सुपरनोवा विस्फोट के बाद शेष बचे अवशेषों से निर्मित होता है। यह हमारा सूर्य कभी भी ब्लैक होल में नहीं बदलेगा, क्योंकि यह इतना विशाल नहीं होता है कि इससे ब्लैक होल निर्मित हो सके। अन्य विशेषताओं में देखें कि यह अदृश्य होते हैं, आकार में काफ़ी बड़े या छोटे भी हो सकते हैं। कोई भी ब्लैक होल सौरमंडल के इतना समीप नहीं होते हैं जो पृथ्वी के अपने में समा सके। और वर्ष 2019 में वैज्ञानिकों ने इवेंट होराइजन टेलीस्कोप के माध्यम से मेशियर 87 नामक आकाशगंगा के केंद्र में एक ब्लैक होल की पहली ऑप्टिकल छवि को प्राप्त किया है। इसके अवलोकन को देखते हैं कि ब्लैक होल को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा जाता है, क्योंकि ये स्वयं के प्रकाश या किसी अन्य विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन या प्रकर्षण नहीं करते हैं। ब्लैक होल की सीमा के ठीक निकट वृत्ताकार क्षेत्रों को इवेंट होराइजन कहा जाता है और इस क्षेत्र में दृश्य प्रकाश सहित सभी प्रकार के विकिरण उत्सर्जित होते हैं और इस क्षेत्र में अत्यधिक मौजूदा गैस, धूल और विशाल बादल या प्लाज्मा तेजी से गति कर रहे हैं। इसके संदर्भ में है ब्लैक होल के अध्ययन के महत्व के बारे में देखते हैं कि ये मूलभूत सिद्धांतों के परीक्षण के लिए एक प्रयोगशाला के रूप में होती है, जो ब्रह्मांड के आकाशगंगाओं के निर्माण और विकास की प्रक्रिया के बारे में जानकारी मिल सकती है। इससे गुरुत्वाकर्षण के बारे में हमारी मौजूदा समझ बेहतर को हो सकती है, जो ग्लोबल पोजीशन सैटेलाइट के लिए उपयोगी हो सकता है। इसके अध्ययन से गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता चलता है जब दो ब्लैक होल आपस में टकराते उत्पन्न होते हैं। ब्लैक होल के चारों ओर मुड़ने से ब्लैक होल के पीछे मौजूद पिंडों के उत्सर्जित प्रकाश को देखने में मदद मिलती है। इसके संदर्भ में अब आता है द्रव्यमान के अनुसार ब्लैक होल के प्रकार के बारे में, जिसमें आदिम ब्लैक होल होता है, तारकीय ब्लैक होल, मध्यवर्तीय ब्लैक होल, महाविशाल ब्लैक होल होता है। ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति के तत्काल बाद निर्मित हुए और इसका द्रव्यमान एक पेपर क्लिप में 100 लाख गुना
से या 1 लाख गुना से लेकर 1 लाख गुना अधिक होता है तथा यह तारकीय स्टेलर ब्लैक होल्स में या सूर्य से लगभग 20 गुना अधिक तक होता है। मध्यवर्ती इंटरमीडिएट ब्लैक होल होते हैं, इनका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से लगभग 100 गुना से सैकड़ों हजारों गुना होता है तथा महाविशाल सुपरमेसिव ब्लैक होल में इनका द्रव्यमान सूर्य की तुलना में 10 लाख गुना हो से अधिक होता है, जो हमारी मिल्की वे में सहित लगभग हर बड़ी आकाशगंगा के केंद्र में एक सुपरमेसिव ब्लैक होल होते हैं। ब्लैक होल के मूल भाग में संदर्भ में देखते हैं कि यह श्वार्ज़ रेडियस होती है। यह ब्लैक होल के केंद्र में इवेंट होरिजन की मध्य त्रिज्या होती है और इस क्षेत्र में भीतर पलायन वेग प्रकाश की गति के बराबर होता है। एग्रोस्फीयर में यह ब्लैक होल घूर्णन कर सकता है, जिसमें द्रव्यमान के कारण ब्लैक होल के चारों ओर स्पेस टाइम भी घूर्णन करता है। इसके संदर्भ में है। अब आता है ब्लैक होल के बारे में। ब्लैक होल के बारे में रिलेटिविस्टिक जेट। जब ब्लैक होल तारों को अवशोषित करता है तब कणों या विकिरण के जेट लगभग प्रकाश की गति से बाहर निकलते हैं। सिंगुलैरिटी के बारे में यह ब्लैक होल के ठीक केंद्र में होती है, जहां अनंत घनत्व के कारण पदार्थ संकुचित हो जाता है। फोटोन स्फीयर के बारे में यह ब्लैक होल के निकट गर्म प्लाज्मा से उत्सर्जित फोटोन, जिससे प्रक्षेपण पथ को ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण द्वारा मोड़ दिया जाता है, जिससे दीप्तिमय वलय का निर्माण होता है। और ब्लैक एक्रेशन डिस्क के बारे में यह ब्लैक होल के चारों अत्यधिक तीव्र गति से सर्पिलाकार घूमते अतः गर्म गैस और धूल, जिससे विद्युत चुम्बकीय विकिरण उत्पन्न होता है। इसके संदर्भ में ब्लैक होल के बारे में और इसके इवेंट होराइजन के बारे में, जो इससे स्टार्ट होता है, जिसमें सिंगुलरिटी के चारों ओर त्रिज्या की घेरने वाला मंडल होता है, जहां ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण से पदार्थ और प्रकाश भी नहीं बच पाते हैं। इसके संदर्भ में एक प्रमुख शब्दावलियां हैं। अब जानते हैं न्यूट्रिनो के बारे में कि वैज्ञानिकों ने पहली बार मिल्की वे आकाशगंगा की सेंट्रल डिस्क में न्यूट्रिनो की उत्पत्ति का अवलोकन किया हुआ है। न्यूट्रिनो की उत्पत्ति के बारे में, इसके अवलोकन के बारे में जानते हैं कि इस अवलोकन का डेटा आइस क्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला द्वारा एकत्र किया गया है, जिसे मिल्की वे आकाशगंगा की पहली न्यूट्रिनो कड़े की सहायता से एक अलग इमेज देखने को मिली हुई है। यह इमेज आंखों से देखने जाने सकने वाली रेडियो तरंगों, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट रे जैसे अन्य विद्युत चुम्बकीय स्रोतों को रिकॉर्ड करने में सक्षम वैज्ञानिक उपकरणों का आधारित इमेज से अलग है। अब जानते हैं न्यूट्रिनो के बारे में कि इलेक्ट्रॉन्स के समान ही मौलिक कण होते हैं, इसलिए ये छोटे या भाग से विखंडित नहीं होते हैं। इसकी प्रमुख विशेषता में आता है कि इनका द्रव्यमान बहुत कम होता है। ये आवेश रहित और अर्ध पृथक्करण कण होते हैं। ये अपने स्रोत से लगभग प्रकाश की रफ्तार और धीमी सीधी रेखाओं से गति करते हैं। ये शायद ही अन्य पदार्थों के साथ क्रिया करते हैं, जिसे घोस्ट पार्टिकल भी कहा जाता है। ये ब्रह्मांड के सभी परमाणुओं से अधिक संख्या में मौजूद होते हैं और ये केवल गुरुत्वाकर्षण और दुर्लभ बल के से प्रभावित होते हैं। इसमें 3 प्रकार होते हैं: इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और टाउ न्यूट्रिनो और म्यूऑन न्यूट्रिनो इसके अंतर्गत आते हैं। ये अपनी यात्रा के दौरान इस प्रकार से एक प्रकार से दूसरे प्रकार में रूपांतरित हो जाते हैं और इस प्रकार न्यूट्रिनो दोलन कहा जाता है। अब आता है न्यूट्रिनो के स्रोत के बारे में कि हमारी आकाशगंगा में कॉस्मिक किरणों के अंतर तारकीय पदार्थों से टकराने से उत्सर्जित होते हैं और ये सूर्य जैसे तारे में विस्फोट, सुपरनोवा, गामा किरण, विस्फोट या आकर्षण द्वारा भी निर्मित होते हैं। पृथ्वी के चारों ओर अधिकांश न्यूट्रिनो सूर्य से आते हैं, जो सूर्य के कोर में उत्पन्न होते हैं और पृथ्वी के न्यूट्रिनो का निर्माण करते हैं, जिसमें पृथ्वी के कोर और परमाणु रिएक्टर में अस्थिर परमाणुओं के क्षय से दौरान होता है। ये कण त्वरकों, पार्टिकल एक्सीलेटर और वायुमंडल में उच्च गति वाले कणों के टकराने से निर्मित होते हैं। यहाँ तक कि केला भी न्यूट्रिनो उत्सर्जित करता है और ये कण इसमें पोटेशियम की प्राकृतिक रेडियोधर्मिता से निर्मित होते हैं। न्यूट्रिनो का पता लगाने के संदर्भ में, न्यूट्रिनो दुर्लभ बल की सहायता से हिम से अन्य कणों में साथ क्रिया करते हैं, जिसमें म्यूऑन, इलेक्ट्रॉन और टाउ से रूपांतरित होते हैं, जिसमें नए कण न्यूट्रिनो की गति प्राप्त करते हैं, जिसमें हिम के प्रकाश में तुलना में तेज रफ्तार में गति करते हैं और इससे एक विशेष प्रकार की विकिरण उत्पन्न होता है, जिसे चेरेन को विकिरण कहते हैं, जो नीली रोशनी जैसा दिखता है। प्रस्तावित भारतीय न्यूट्रिनो वेधशाला के तहत केवल वायुमंडलीय न्यूट्रिनो का भी अध्ययन किया जाता है। इसके संदर्भ में अब आता है कि आइस क्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला के बारे में कि अपनी तरह का पहला डिटेक्टर है, जिसमें दक्षिणी ध्रुव के हिमाच्छादित क्षेत्र में गहन ब्रह्मांड की निरीक्षण करने और न्यूट्रिनो की खोज करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें किसी खगोलीय घटना को कैप्चर करने के लिए आइस क्यूब वेधशाला को बड़ी मात्रा में पारदर्शी पदार्थ जैसे जल या हिम की आवश्यकता होती है और ये दक्षिणी ध्रुव में बड़ी मात्रा में साफ, शुद्ध और स्थिर हिमावरण मौजूद होते हैं। यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन के अंतर्गत यह एक स्वतंत्र संघीय एजेंसी होती है, जिसमें आइस क्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला के लिए प्राथमिक वित्त पोषण प्रदान करती है। न्यूट्रिनो के अध्ययन का महत्व के बारे में कि ये सबसे ऊर्जावान खगोल भौतिकी स्रोतों जैसे फटते तारे, गामा किरण, विस्फोट आदि के बारे में जानकारी प्रदान करता है और इससे उन पिंडों में परिघटनाओं को समझने में मदद मिलती है जहाँ से न्यूट्रिनो उत्पन्न होते हैं। भौतिकी के बुनियादी नियमों की समझ बढ़ाते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियस और संरचना के अध्ययन में सहायता करते हैं। इसके संदर्भ में
अब आता है वायुमंडलीय न्यूट्रिनो के बारे में कि ये आमतौर पर पृथ्वी की सतह से लगभग 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर उत्पन्न होते हैं और इनका निर्माण तब होता है जब कॉस्मिक किरणों में पृथ्वी के वायुमंडल में टकराती और इन ऊर्जावान कणों में प्रोटॉन और भारी नाभिक वाले कण होते हैं। ये पृथ्वी के वायुमंडल से टकराने पर नाइट्रोजन अणुओं के साथ क्रिया करके पियोन या म्योन मुक्त करते हैं और आगे चलकर इनका क्षय होता है जिससे न्यूट्रिनो उत्पन्न होता है। इसके संदर्भ में है। अब आज जानते हैं मिल्की वे के बारे में। मिल्की वे आकाशगंगा के बारे में कि ब्रह्मांड में धूल, गैस, अरबों तारों और उनके सौरमंडल के एक विशाल संग्रह को आकाशगंगा कहा जाता है। ये सभी गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ जुड़े हुए होते हैं और यह सर्पिल आकार के होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मिल्की वे अंडाकार जो होती हैं वह सबसे बड़ी और सबसे आम आकाशगंगाएं होती हैं। अनियमित आकाशगंगाओं में यह सबसे छोटी आकाशगंगाओं में आकार में होती हैं। पृथ्वी मिल्की वे में नामक आकाशगंगा में स्थित होता है जिसका निर्माण 14 अरब वर्ष पहले हुआ है। मध्य में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल भी होती है। कभी कभी आकाशगंगाएं एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आ जाती हैं, एक दूसरे से टकरा जाती हैं और मिल्की वे आकाशगंगा किसी दिन हमारी निकटवर्ती आकाशगंगा एंड्रोमेडा से टकरा सकती हैं। और कुछ आकाशगंगाएं ऐसी भी विशाल आकाशगंगा का परिक्रमा करती हैं जिससे उपग्रह आकाशगंगाएं कहते हैं। और ये मिल्की वे कई उपग्रह आकाशगंगाएं होती हैं जिसमें सबसे बड़ी लार्ज मैग्नेटिक क्लाउड आकाशगंगा भी इसमें स्थापित होती हैं। अब आता है यूएन एड्स ग्लोबल एड्स अपडेट 2023 के बारे में। इस अपडेट के बारे में जानते हैं कि हाल ही में यूएन एड्स ने द पाथ दैट एंड एड्स नामक एक रिपोर्ट जारी की हुई है। इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर नजर डालें कि यह HIV के विरुद्ध कार्रवाई द्वारा हासिल सफलता में कि HIV के संक्रमण के मामले में एड्स के कारण होने वाली मौतों की संख्या में कमी आई है जिसमें SDG 3.3 लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिल रही है। इसका लक्ष्य 2030 में एड्स के लोक स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरे के रूप में समाप्त करना है और एड्स के कारण होने वाली मौतों में यह वर्ष 2004 में चरम पर पहुंचने पर यह 69% की कमी आई है। उपचार की उपलब्धता में विश्व स्तर पर HIV से पीड़ित लगभग 76% लोगों के लिए जीवन रक्षक उपचार होंगे। यह उप सहारा अफ्रीका, एशिया प्रशांत क्षेत्र में एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी की उपलब्धता के व्यापक पैमाने पर विस्तार हुआ है। HIV के विरुद्ध कार्यवाही को सीमित करने वाले कारक में कि किशोर अवस्था वाली लड़कियों, युवा महिलाओं को भी अभी भी HIV संक्रमण के असाधारण रूप से उच्च जोखिम का सामना करना पड़ता है। इसके संदर्भ में है जिसमें कई देशों में निवास करने वाली विशाल आबादी जैसे समलैंगिक पुरुष, सेक्स वर्कर आदि के लिए HIV और अन्य स्वास्थ्य सेवाएं भी अभी दुर्लभ और उपलब्ध होती हैं। विश्व स्तर पर 2022 में HIV से पीड़ित लगभग 9.2 मिलियन लोग उपचार से वंचित हैं। भारत द्वारा HIV प्रसार के रोकने के लिए प्रयास किए गए जिसमें भारत ने राष्ट्रीय एड्स और यौन संचारित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के चरण 5 को मंजूरी दी है। चरण 5 वर्षों में 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक जारी रहेगा। यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे NACP के 1992 में शुरू किया गया है। तब से लेकर इसके 4 चरण हैं जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चरण को सफलतापूर्वक पूरे हो चुके हैं। HIV और एड्स रोकथाम नियंत्रण अधिनियम 2017 में HIV से संक्रमित और प्रभावित व्यक्तियों के मानवाधिकारों की रक्षा करने के लिए एक कानूनी और सुगम फ्रेमवर्क तैयार किया गया है जिसमें राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का एक प्रभाग है और यह HIV या एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की अगुवाई करता है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत सरकार HIV से पीड़ित लोगों की आजीवन मुफ्त एंटी रेट्रोवायरल दवाएं प्रदान करती है। राष्ट्रीय रणनीतिक योजना 2017 से 2024 में ART सेवाओं के लिए तहत ट्रेसिंग के लिए एक मिशन संपर्क की शुरुआत भी की गई। अब आता है डेटा बैंक के बारे में कि भारत ने HIV में संक्रमित लोगों के लिए PL-HIV की संख्या 24 लाख हो गई है जिससे 2010 से 2021 में वार्षिक स्तर पर नए संक्रमण 46.3% की गिरावट दर्ज की गई और 2010 से 2021 में एड्स से संबंधित मौतों में 76.5% की गिरावट देखी गई है। फिर आता है NACP के बारे में कि NACP एक सफल कार्यक्रम माना जाता है जिसकी पुष्टि निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर करते हैं कि भारत में वार्षिक रूप से HIV संक्रमण के नए मामले में 48% की गिरावट आई और वार्षिक रूप से एड्स के कारण होने वाली मौतों में 82% की गिरावट आई और भारत में HIV के प्रसार की दर भी निम्न बनी हुई है। इसके संदर्भ में है। अब आता है कि इसके अंतर्गत कुछ पहले स्टार्ट की गई हैं जिसमें NACU द्वारा शुरू किए गए मल्टीमीडिया अभियान, कॉलेज में रेड रिबन क्लब का गठन किया गया, स्वयं सहायता समूह, आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आरंभ किए गए। एड्स के मामले में तीव्र गिरावट दर्ज करने के लिए 3 राज्यों जिसमें हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना है और वैक्सों में HIV उच्चतम स्तर में करने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों में मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर शीर्ष 3 पर हैं और इसके बाद दक्षिणी राज्यों में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक
शीर्ष 3 आते हैं। एड्स को समाप्त करने की दिशा में गति त्वरित करने हेतु सुझाव दिए गए हैं, जिसमें अधिक वित्त की व्यवस्था है। जैसे भारत सहित कुछ देशों जहां HIV के मामले में कमी आ रही है, और वे HIV के लिए निर्धारित खर्च का लगभग 3% से 16% रोकथाम कार्यक्रमों का खर्च करते हैं। पीपुल्स फर्स्ट दृष्टिकोण को अपनाने, जिसमें अपराधीकरण संबंधी कानूनों को समाप्त करना, पुलिस उत्पीड़न या हिंसा को रोकना है, कलंक मारने की प्रवृत्ति और भेदभाव को कम करना है। इसके संदर्भ में सस्ती और सुलभ आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल प्रौद्योगिकियों को अपनाना, एकीकृत सेवाएं करना, जिसमें HIV अन्य स्वास्थ्य सेवाओं के साथ NCD और मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। इसके संदर्भ में एकीकृत सेवाएं। अब जानते हैं HIV के बारे में कि HIV एक प्रकार का वायरस होता है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करता है। अगर इसका इलाज समय पर न किया जाए तो यह एड्स का कारण बन जाता है तथा यह प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करके कई प्रकार के संक्रमणों और कुछ प्रकार के कैंसर के खिलाफ शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करता है। यह 2 रेट्रोवायरस में एक का कारण होता है, जिसमें HIV फर्स्ट, HIV सेकेंड होता है। HIV फर्स्ट दुनिया भर में एड्स का सबसे प्रमुख कारण होता है। इससे संक्रमित लोगों में HIV 3 चरणों में आगे बढ़ता है। इसमें पहला आता है एक्यूट HIV संक्रमण, दूसरा आता है क्रॉनिक HIV संक्रमण और तीसरा आता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। इसका उपचार 3 या इससे अधिक एंटी रेट्रोवायरल दवाओं के संयोजन से बनी उपचार पद्धतियों द्वारा किया जाता है। हालांकि इसे पूरी तरह से ठीक करने में अब सफलता नहीं मिली हुई है। एड्स का कारण बढ़ने के कारण HIV की खोज के लिए मॉन्टेगियर 2008 में इसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अन्य संबंधित तथ्यों में देखते हैं ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस से पीड़ित छठा व्यक्ति संभवतः ठीक हो गया है, जिसमें HIV से ठीक होने वाले अब तक सभी रोगियों में स्टेम सेल प्रत्यारोपण करना पड़ा है। इससे पहले 5 मामले रहे हैं, जिसमें वैज्ञानिकों ने विशेष रूप से CCR5 डेल्टा 32 उत्परिवर्तन वाले दाताओं की मदद ली थी और ऐसे उत्परिवर्तन युक्त दाता में HIV का खतरा कम होता है। अब आता है नॉन शुगर स्वीटनर्स के बारे में कि WHO की अंतर्राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान एजेंसी ने आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली नॉन शुगर स्वीटनर्स एक्सपर्टर्स को संभवतः मनुष्यों के लिए कैंसरकारी तत्वों के रूप में वर्गीकृत किया हुआ है। इससे हम संबंधित अन्य तथ्यों को देखते हैं कि यह अंतर्राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान एजेंसी ने एक्सपार्टिन में मनुष्यों के कैंसर में होने वाले सीमित साक्ष्य के आधार पर एक्सपार्टिन के एक संभावित कैंसरजन्य कारक के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें के अनुसार दैनिक सेवन के लिए निर्धारित इसकी उच्चतम मात्रा शरीर के प्रति किलोग्राम वजन के अनुसार 40 किलोग्राम तक होनी चाहिए। इसके संदर्भ में IARC वस्तुतः कैंसर पर अनुसंधान करने वाली एक WHO की एजेंसी है जो UN से संबंधित है, जिसका उद्देश्य निम्नलिखित के मामले में अनुसंधान का समन्वय और संचालन करना होता है। यह मानव में कैंसर के कारणों के बारे में है। यह कार्सिनोजन की कार्यप्रणाली को समझने और कैंसर नियंत्रण में वैज्ञानिक रणनीतियों को विकसित करने के संदर्भ में JEAC-FA के वस्तुतः FAO और WHO द्वारा संयुक्त रूप से प्रशासित एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक विशेषज्ञ समिति है, जिसकी मदद करती है, जिसमें खाद्य योजकों की सुरक्षा का मूल्यांकन, भोजन में प्रदूषकों के प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले विषाक्त पदार्थों, पशु को दी गई दवाओं की पशु उत्पादों की मौजूदगी में मूल्यांकन, FAO, WHO और दोनों संगठनों के सदस्य देशों के साथ कोडेक्स एलिमेंट्रियल कमीशन को सलाह प्रदान करना इसके संदर्भ में है। फिर आता है नॉन शुगर स्वीटनर्स, कम कैलोरी वाले स्वीटनर्स और कृत्रिम स्वीटनर्स आदि के बारे में जानते हैं कि इसमें बहुत कम या शून्य कैलोरी होती है। हालांकि ये अधिक कैलोरी वाली सामान्य चीनी और फलों के रस के संकेंद्रण की तुलना में प्रति ग्राम अधिक मिठास पैदा करती है। इसका उपयोग खाद्य पदार्थों के फ्लेवर बढ़ाने के लिए किया जाता है। इससे कृत्रिम रूप से रसायनों और प्राकृतिक अर्क भी तैयार किए जाते हैं, जिसमें प्राकृतिक अर्क के स्वीटनर्स तैयार करने में दौरान कई बार रसायनों का उपयोग भी किया जाता है और नहीं भी किया जाता, और इसका प्रयोग कई पेय पदार्थों जिसमें खाद्य पदार्थों जैसे फ्रोजन डेजर्ट, योगर्ट, कैंडी, बेक किए गए खाद्य पदार्थ, च्युइंगम गम, नाश्ते में खाए जाने वाले अनाज, जिलेटिन और पुडिंग आदि में किया जाता है। LCS वाले खाद्य पदार्थों को पेय पदार्थ की पैकिंग में कभी कभी चीनी मुक्त या चीनी मुक्त खाद्य लेवल का लगा हुआ होता है तथा NSS का प्रभाव स्वास्थ्य पर प्रभाव के संदर्भ में देखते हैं कि इसके बारे में अभी तक निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इससे संबंधित अनुसंधानों में अभी तक स्पष्ट परिणाम प्राप्त नहीं हुआ है। WHO के सशल दिशा निर्देश में एक्सपर्टिन स्टोबिया ने जैसे NSS को वजन घटाने में मदद करती है, बल्कि यह टाइप 2 मधुमेह और हृदय रोगों के खतरे को भी बढ़ाती है। ये दिशा निर्देश मधुमेह से पीड़ित व्यक्तियों की दवा के रूप में ली जाने वाली एक खुराक लागू नहीं होती।
भारत में कृत्रिम मिठास के लिए उपयोग किए जाने वाले पदार्थों के दिशा निर्देश के बारे में कि FSSAI द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक विनियमन 2011 में कृत्रिम मिठास हेतु उपयोग किए जाने वाले अलग अलग पदार्थों के लिए मानक निर्धारित किए गए और इन मानकों तथा सीमाओं में JEC FA में स्थापित एक जोखिम आकलन और दैनिक जीवन के लिए निर्धारित अधिकतम मात्रा के आधार पर निर्धारित किया गया। इसमें साथ ही कोडेक्स एलिमेंट्रियल आयोग के अनुरूप भी किया गया। FSSAI में भारत में खाद्य पदार्थों के कुछ कृत्रिम मिठास पैदा करने वाले सैकरीन सोडियम, एक्सपर्टिम, एक्सेसफेस, पोटेशियम, सुक्रालोज, नियोटेम जैसे कई पदार्थों के उपयोग की मंजूरी दी गई है। अलग अलग प्रकार के नॉन शुगर स्वीटनर्स के बारे में एक्सपर्टेम के बारे में यह मुख्य रूप से 2 अमीनो एसिड से बना होता है। पाचन प्रणाली के दौरान मेथनॉल, एक्सपर्टिक एसिड और फिनेल एलेनिन को पूरी तरह से हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं और इन पेय का उपयोग कई खाद्य और पेय पदार्थों में किया जाता है। उदाहरण के लिए नाश्ते में खाए जाने वाले अनाजों, टूथपेस्ट और खांसी की दवाओं, चबाने योग्य विटामिन जैसी दवाओं में होता है। सल्फेम के बारे में इसका निर्माण एसीटोएसिटिक एसिड में किया जाता है, जिसका उपयोग कई गैर चिकित्सीय उत्पादों में भी किया जाता है। नियोटेम के बारे में नियोटेम इसे एक्सपर्टिन में तैयार किया जाता है। इसका उपयोग सामान्य रूप से खाद्य पदार्थों में स्वीटनर और फ्लेवर को बढ़ाने के लिए किया जाता है। यह अधिक तापमान पर इसके गुणों में लगभग कोई बदलाव नहीं हुआ है। जैसे बेकिंग के दौरान उच्च तापमान पर भी इसका मिठास बनी रहती है, अर्थात यह हीट स्टेबल होता है। अब आता है सुक्रोलोज के बारे में। यह 0 कैलोरी वाला एक कृत्रिम स्वीटनर होता है। इसका निर्माण चीनी से एक बहुचरणीय रासायनिक प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। यह सामान्य चीनी से लगभग 600 गुना अधिक मीठा होता है। यह हीट स्टेबल होता है। एडवांटम के बारे में यह चीनी लगभग 20,000 गुना अधिक मिठास होता है। सैकरीन के बारे में सुक्रोज से लगभग 200-300 गुना मीठा होता है। और सोर्बिटल यह एक पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल होता है, जिसका उपयोग कई ओरल मेडिसिन लिक्विड में मिठास लाने के लिए किया जाता है। मोक फ्रूट के बारे में कि यह दक्षिणी चीन स्थानीय पादप प्रजाति से बनाए फलों से तैयार किया जाता है। स्टीबियोल ग्लाइकोस्पाइड जो दक्षिण अमेरिका के कुछ भागों में यह पाया जाता है, जो 200 से 400 गुना अधिक मीठा होता है। थोमेटिन के बारे में। थोमेटिन यह है एडेनियल या दक्षिण अफ्रीका या पश्चिम अफ्रीका में कैटेम्प फल में पाया जाता है। यह अत्यधिक मीठे मोलिन प्रोटीन होते हैं। इनका उपयोग निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में स्वीटनर्स के रूप में किया जाता है। आइसक्रीम, बेकिंग आइटम आलू आधारित होते हैं और इसी से जैसे स्नैक्स और नाश्ते में खाए जाने वाले अनाज, वाइन और अन्य किण्वित या आसुत पेय पदार्थों में किया जाता है। संक्षिप्त सुर्खियों के बारे में देखते हैं कि इसमें देखते हैं भारत के AG अलायंस के बारे में, B6GA के बारे में। दूरसंचार विभाग ने भारत के 6G अलायंस को लॉन्च किया है। यह अलायंस एक सहयोगी मंच है जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियां, शिक्षाविद, अनुसंधान संस्थान और मानव विकास संगठन शामिल होते हैं। यह अन्य 6G वैश्विक अलायंस के साथ गठबंधन बनाएगा और समन्वय स्थापित करेगा। इसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और ज्ञान के आदान प्रदान को भी बढ़ावा दिया गया। इसमें 6G के अंतर्गत शुरू की गई पहलों के संदर्भ में आता है कि यह दूरसंचार और प्रौद्योगिकी विकास कोष के तहत परियोजनाओं के 2 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसमें TTDF योजना वर्ष 2022 में सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि शुरू की गई है, जिसमें USOF दूरसंचार विभाग की सहायता एक संस्था है और USOF यह वार्षिक संग्रह का एक 5% TTDF को हस्तांतरित किया जाता है और यह राशि ग्रामीण विशिष्ट संचार प्रौद्योगिकी उपयोग के अनुसंधान और विकास के वित्त पोषण के लिए उपलब्ध कराई गई है। साथ ही इसका उपयोग दूरसंचार तंत्र की स्थापना और विकास में शिक्षा जगत में स्टार्टअप्स और उद्योगों के बीच समन्वय स्थापित करना भी होता है। डिजिटल कम्युनिकेशन इनोवेशन स्क्वायर के तहत स्टार्टअप और MSME को धन आवंटित भी किया गया है। इसके संदर्भ में 6G के अंतर्गत कुछ पहले शुरू की गई हैं। B6GA के उद्देश्य के बारे में जानते हैं कि भारत को किफायती 5G और 6G तक अन्य भावी दूरसंचार समाधानों के संबंध बौद्धिक संपदा उत्पादों और समाधानों के लिए अग्रणी वैश्विक आपूर्तिकर्ता बनाना है। इंडिया @ 2030 के तहत शक्तिशाली चालक के रूप में 6G प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना है और प्रौद्योगिकी संबंधी जरूरतों के साथ साथ 6G की व्यावसायिक और सामाजिक आवश्यकताओं को समझना और भारत 6G विजन के कार्यान्वयन के लिए तैयार रहने हेतु परामर्श पत्र विकसित करना है। इसके संदर्भ में अब आता है कि 6G नेटवर्क में 5G की अगली पीढ़ी है, जिसकी प्रमुख विशेषताएं हैं, जिसमें आता है कि उच्चतर आवृत्तियों में के अंतर्गत उपयोग किया जाता है। 1000 Gbps तक का पीक डेटा रेट प्रदान करती है। कम लेटेंसी वाली प्रौद्योगिकी है, जिसमें प्रसारण और प्राप्ति में विलंब होता है और इसका महत्व हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, एज कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकी, अभिसरण आदि इसमें सहायक होता है।
अब आता है मेजराना जीरो मोड्स के बारे में। मेजराना जीरो मोड्स या माइक्रोसॉफ्ट में क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए मेजराना जीरो मोड्स की खोज की गई है, जिसमें क्वांटम कंप्यूटिंग एक बहुविषयक क्षेत्र होता है जो जटिल गणनाओं को पारंपरिक कंप्यूटरों की तुलना में तेजी से हल करने में सक्षम होता है और इसके लिए यह क्वांटम मैकेनिक्स का उपयोग भी करता है। क्वांटम भौतिकी के दो प्रमुख सिद्धांत आते हैं, जिसमें सुपरपोजिशन और एंगलमेंट होता है। प्रकृति में पाए जाने वाले सभी कण या बोसॉन फर्मियंस होते हैं, जिसमें बोसॉन पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा और बल के वाहक होते हैं तथा पदार्थ या द्रव्यमान बनाने वाले सभी उपपरमाण्विक कणों को फर्मियंस कहा जाता है। सुपरपोजिशनिंग के बारे में इसका आशय होता है कि यह प्रत्येक क्यूबिट का एक ही समय में एक या दो दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। एंगेलमेंट के बारे में इसका अर्थ होता है कि सुपरपोजिशन में क्यूबिट को एक दूसरे के सह संबद्ध किया जाता है, अर्थात एक स्थिति से दूसरी स्थिति पर यह निर्भर हो सकती है। इसके संदर्भ में फिर आता है कि वर्ष 2028 में भौतिकी विज्ञानी पॉल डायरेक ने प्रत्येक कण के लिए एक एंटी पार्टिकल अर्थात प्रतिकण के अस्तित्व की परिकल्पना प्रस्तुत की थी और इस संकल्पना के तहत जैसे ही यह दोनों आपस में मिलते हैं वे एक दूसरे के तहत नष्ट हो जाते हैं और उनकी संकल्पना के आधार पर वैज्ञानिकों ने पहला एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन खोजा हुआ था। बाद में भौतिकी विज्ञान एंटोर मेजराना ने उन कणों की संकल्पना प्रस्तुत की थी जो कुछ परिस्थितियों में अपने स्वस्थ को एंटी पार्टिकल बन जाते हैं। इसके संदर्भ में अब आता है रोबो मैपर के बारे में कि रोबो मैपर क्या होता है। रोबो मैपर ने सौर सेलों में उपयोग की जाने वाली एक पेरो स्क्वाइट सामग्री की पहचान होती है। यह सामग्री तुलनात्मक रूप से अधिक स्थिरता और दक्ष होती है। रोबो मैपर एक संयुक्त राज्य अमेरिका के शोधकर्ताओं द्वारा निर्मित एक रोबोट होता है जो परीक्षण को अधिक कुशलतापूर्वक और संधारणीय तरीके से करता है। रोबोट सामग्रियों के परीक्षण की प्रक्रिया में तेजी करने में मदद करता है या परीक्षण के दौरान कई साथ सामग्रियों के डेटा को हासिल करता है। इसमें समय और ऊर्जा की बचत होती है, जिसमें सामग्रियों के परीक्षण करने वाली प्रक्रिया को ग्रीन हाउस गैसों के 10 गुना कम होता है। अब आता है परसीवेरेंस रोवर के बारे में। परसीवेरेंस रोवर नासा के मंगल ग्रह पर विविध कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो मंगल ग्रह पर जयजुरू क्रेटर के कार्बन कणों मिलते होते हैं। इन्हें रोवर पर लगे स्क्रीनिंग हैबिटेबल एनवायरमेंटल विद द रमन एंड ल्यूमिनेसेंस फॉर ऑर्गेनिक्स केमिकल्स नामक उपकरण की मदद से खोजा जाता है। यह एक दिन और रात या दोनों समय कार्य करते हैं। कार्बनिक पदार्थों और खनिजों का पता लगाने के लिए अल्ट्रावायलेट लेजर का उपयोग किया जाता है। इसके तहत यह रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग किया जाता है। अणुओं पर प्रकाश को बिखेरता है तथा अलग अलग फ्रिक्वेंसी पर प्रकीर्णित प्रकाश को मापता भी है, जिससे पता चलता है कि यह प्राप्त नमूनों को कणों को यौगिक मौजूद होते हैं। इससे पहले मंगल ग्रह के गैल क्रेटर के कार्बनिक रसायनों की खोज की गई है। जयजुरू क्रेटर जो मंगल ग्रह पर स्थित एक प्राचीन झील बेसिन होता है, जिसमें मंगल ग्रह पर आदिकाल में जीवन होने के प्रमाण मिलने की संभावना होती है, जिसमें कार्बनिक अणु पृथ्वी पर जीवन के प्रमुख निर्माण खंड होते हैं। यह अब तक के मार्स, फिनिक्स लैंडर, क्यूरियोसिटी रोवर की ऑर्गेनिक कार्बन का पता लगाने में सफल होते हैं और इसे एक्वायर्ड गैस या एनालिसिस गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोग्राफी जैसी तकनीक का उपयोग किया जाता है। इसमें प्रमुख मंगल मिशन को देखते हैं, जिसमें भारत का मंगलयान, संयुक्त राज्य अमेरिका का मार्स रिकॉर्डेंस ऑर्बिटर या मार्स ओडिसी, चीन का तियानवेन फर्स्ट, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मार्स एक्सप्रेस और संयुक्त अरब अमीरात का होप मिशन इसके तुरंत प्रमुख मंगल मिशन। अब आता है यूक्लिड मिशन के बारे में कि हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने यूक्लिड मिशन को लॉन्च किया हुआ। यूक्लिड का उद्देश्य डार्क मैटर या डार्क एनर्जी में ब्रह्मांडीय रहस्यों का अध्ययन करना है, जिससे ब्रह्मांड का 3D मानचित्रण तैयार किया जा सके। ब्रह्मांड में प्रचलित मॉडल में 68% ब्रह्मांड की डार्क एनर्जी और 27% डार्क मैटर और 5% सामान्य मैटर का माना जाता है। इसके संदर्भ में अब आता है उपग्रहों की डी ऑर्बिटिंग के बारे में कि इसरो ने सिंगापुर में DSSAR उपग्रह और अन्य 6 उपग्रहों के ले जाने वाली PSLV C56 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इसके चौथे चरण की डी ऑर्बिटिंग प्रयोग का भी आयोजन किया गया है, जिसमें उपग्रहों की डी ऑर्बिटिंग का तकनीक होती है, जिसके तहत उपग्रहों का निपटान कक्षा में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिसका तात्पर्य होता है कि यह सक्रिय उपग्रह वाली कक्षा से 200 मील की दूरी में स्थित कक्षा में भेज दिया जाता है। डी ऑर्बिटिंग की प्रक्रिया निष्क्रिय और सक्रिय दोनों प्रणालियों के माध्यम से होती है, जिसमें निष्क्रिय प्रक्रिया के अंतर्गत एक एकीकृत अंतरिक्षयान का उपयोग किया जाता है और सक्रिय प्रक्रिया के अंतर्गत उपग्रहों के निपटान कक्षा में स्थानांतरित किया जाता है। अब आता है सागर संपर्क के बारे में, जिसे पत्तन पोत परिवहन और जलवार मंत्रालय ने स्वदेशी डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम या सागर संपर्क के उद्घाटन किया गया है। डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट मिशन एक स्थल आधारित संवर्धन प्रणाली है, जो प्रणाली ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम में त्रुटियों और अशुद्धियों में सुधार करती है और इसकी अवस्थिति की अधिक सटीक सुधार जानकारी मिलती है। अब आता है DGNSS के महत्व के बारे में जानते हैं कि यह क्या होता है।
डिफरेंशिएशन ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट का उद्देश्य का महत्व या सुरक्षित नेविगेशन प्रदान करता है जो पत्तन क्षेत्रों में टकराव, ग्राउंडिंग या दुर्घटनाओं को जोखिम को कम करता है। यह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ मरीन एंड टू नेविगेशन एंड लाइट हाउस अथॉरिटी ने अंतर्राष्ट्रीय नौवहन संबंधी दायित्वों की पूर्ति करने में मदद की हुई है। इससे समुद्री नेविगेशन के लिए रेडियो सहायता में लाइट हाउस और लाइटशिप महानिदेशालय की क्षमता में वृद्धि की गई है। इसके संदर्भ में अब आता है आईएमओ के बारे में। आईएमओ एक संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी होती है जो नौवहन की सुरक्षा और जहाज़ों में समुद्री या वायुमंडलीय प्रदूषण को रोकने में जिम्मेदार होती है। इसके संदर्भ में है IALA के बारे में। यह एक 1957 में स्थापित किया गया है जो एक गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी संघ है। अब आता है सौर ज्वाला के बारे में कि हाल ही में एक्स क्लास की सौर ज्वाला परिघटना में संयुक्त राज्य अमेरिका और प्रशांत महासागर के कुछ हिस्सों में रेडियो ब्लैकआउट की घटना दर्ज की गई। सौर ज्वालाओं के वर्गीकरण में देखते हैं कि इनकी प्रबलता के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, जिसमें सबसे कम प्रबल ज्वाला को ए श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें अधिक प्रबल ज्वालाएं B, C, M और X होती हैं। X सौर ज्वाला सर्वाधिक प्रबल होती है। उपयुक्त प्रत्येक अक्षर में अपने प्रत्येक ले अक्षर में 10 गुना का उत्पादन अधिक प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें X सौर ज्वाला और में M से 10 गुना या C से 100 गुना प्रबलता देखी जाती है। अब आता है सौर ज्वाला की प्रबलता की श्रेणियों के बारे में, जिसमें X, M, C, B और A है, जिसमें A सबसे प्रबल है और X प्रबलतम है। सबसे कम प्रबल A है और प्रबलतम X है। सबसे प्रबलतम के बारे में देखते हैं कि यह पूरी तरह से पृथ्वी के रेडियो ब्लैकआउट और लंबे समय तक चलने वाली विकिरण तूफानों का सक्रिय कर सकती है। एम के बारे में अल्पकालिक रेडियो ब्लैकआउट का कारण बनती है। सी यह कम प्रबल सौर ऊर्जा होती है। बी इतनी प्रबल नहीं होती कि इसका पृथ्वी पर कोई प्रभाव पड़े और ए सबसे कम प्रबल होती है कि शायद ही इसका पता कम का चलता है और कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता है। सौर ज्वालाएं क्या होती हैं? ज्वालाएं सूर्य से होने वाली विशाल विस्फोट होती हैं जो ऊर्जा, प्रकाश तथा उच्च गति वाले कण से मुक्त होती है और इन ज्वालाओं में सौर चुंबकीय तूफानों से जोड़कर देखा जाता है और इन तूफानों को कोरोनल मास इंजेक्शन कहा जाता है। यह परिघटना तब घटित होती है जब घुमावदार चुंबकीय क्षेत्रों में संग्रहित ऊर्जा अचानक मुक्त होने लगती है। इसके संदर्भ में हम अब आता है बुध ग्रह पर अरोरा के बारे में कि बुध की नज़दीकी फ्लाईबाई के दौरान बेपी कोलंबो अंतरिक्ष यान ने डेटा को एकत्र किया है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे ग्रह की सतह पर इलेक्ट्रॉन्स की बारिश होती है जिससे एक्स-रे अरोरा उत्पन्न होते हैं। बेपी कोलंबो अंतरिक्ष यान बुध ग्रह पर यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और जापानी एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी का एक संयुक्त रूप होता है, जिसमें पृथ्वी अरोरा का तब उत्पन्न होती है जब सूर्य द्वारा उत्सर्जित आवेशित कणों की एक धारा आयनमंडल के साथ अभिक्रिया करती है। लेकिन बुध का बहुमंडल बहुत पतला होता है जिसे एक्सोस्फीयर भी कहा जाता है। अब आता है 100 माइक्रोसाइट परियोजना के बारे में कि यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत 100 माइक्रोसाइट्स परियोजना शुरू की गई है। माइक्रोसाइट परियोजना देश भर में डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली को अपनाने में तेजी लाने में शुरू की गई है और इस माइक्रोसाइट्स का लक्ष्य एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में एक भीतर एक लघु तंत्र स्थापित करना है, जिसमें ABDM को पूरी तरह से अपनाया जाएगा। साथ ही यह रोगी की संपूर्ण उपचार प्रक्रिया में डिजिटल रूप प्रदान किया जाएगा। इसके तहत यह माइक्रोसॉफ्ट की ABDM अपनाने में आने वाली चुनौतियों का समाधान और स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की पहुंच के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के लिए कार्यान्वित की जा रही है। इसके पहले ABDM ने मुंबई 2022, अहमदाबाद और सूरत में माइक्रोसॉफ्ट शुरू किए हुए हैं, जिसमें NHA आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री का जन आरोग्य योजना ABDM की कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी शीर्ष निकाय के रूप में है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय की मंत्री की अध्यक्षता में एक शासी बोर्ड द्वारा शासित होता है। अब आता है ABDM के लक्ष्य के बारे में, जो एक सहज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है जिसका उद्देश्य यह प्लेटफॉर्म डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली के भीतर एक अंतर संचालितता को सक्षम करेगा। इसके संदर्भ में अब जानते हैं ABDM के लाभ के बारे में कि यह स्वास्थ्य देखभाल सुधार में दक्षता में सुधार करता है। यह स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में पारदर्शिता को बढ़ावा देता है। ये डेटा प्राप्ति को आसान बनाता है तथा यह साक्ष्य आधारित निर्णय लेने में भी मदद करता है। इसके संदर्भ में अब आता है रोगाणुरोधी प्रतिरोध के बारे में कि रोगाणुरोधी प्रतिरोध वन हेल्थ प्रायोरिटी रिसर्च एजेंडा जारी किया गया है। इनके लिए यह एजेंडा खाद्य एवं कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने संयुक्त रूप से जारी किया गया है। यह एजेंडा रोगाणुरोधी प्रतिरोध में अनुसंधान और निवेश को बढ़ावा देने के लिए समर्थ होता है। एजेंडा ने AMR के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए 5 स्तंभों पर आधारित वन हेल्थ दृष्टिकोण को अपनाया है, जिसमें संचरण के अंतर्गत यह पर्यावरण, पादप, पशु और मानव क्षेत्रों को पर केंद्रित है, जिसमें संचरण परिसंचरण का प्रसार होता है।
एकीकृत निगरानी होती है, हस्तक्षेप होता है, व्यवहार संबंधी अंतर्दृष्टि और परिवर्तन होता है, अर्थशास्त्र और नीति होती है। वन हेल्थ दृष्टिकोण के सिद्धांत के अंतर्गत देखते हैं कि यह क्षेत्रकों और विषयों के बीच समानता है। सामाजिक राजनीतिक बहुसांस्कृतिक समानता होती है। सामाजिक सांस्कृतिक पारिस्थितिक संतुलन होता है। ट्रांसडिस्पेलिनिटी या बहुपक्ष क्षेत्रीय सहयोग आदि इसके संदर्भ में होता है। मलेरिया वैक्सीन के बारे में 12 अफ्रीकी देशों में अगले 2 वर्षों में पहली बार मलेरिया वैक्सीन RTS-SASO1 की 18 मिलियन खुराकें देने की घोषणा की गई। यह घोषणा विश्व स्वास्थ्य संगठन, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन और यूनिसेफ द्वारा की गई है, जिसमें RTS-AS01 में मलेरिया वैक्सीन का उपयोग पी पाल्सिफेरम मलेरिया की रोकथाम के लिए किया जाता है, जिसे मॉक्सिक्यूरेक्स नाम से भी जाना जाता है। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन वैक्सीन होती है। अब जानते हैं मलेरिया के बारे में। मलेरिया एक प्लाज्मोडियम या परजीवी के कारण होने वाला एक जानलेवा वेक्टर जनित बीमारी होती है। यह मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण होती है, जिसके लक्षण तेज बुखार, कपकपी, वाली ठंड और जैसी फ्लू जैसे लक्षण होते हैं, जिसमें 4 प्रकार के मलेरिया परजीवी मनुष्यों को संक्रमित करते हैं, जिसमें पहला आता है पी फॉल्सिफेरम, दूसरा आता है पी बेवेक्स, तीसरा आता है पी ओरेल और पी मलेरिया इसके अंतर्गत चौथा आता है। अब जानते हैं ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन के बारे में। यह 2000 में स्वास्थ्य के लिए वैश्विक भागीदारी के रूप में इसे स्थापित किया गया था। इसके मुख्य भागीदार में आता है WHO, विश्व बैंक, यूनिसेफ, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन इसके अंतर्गत आता है। यह प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब आता है BPAL खुराक परीक्षण के बारे में कि टीबी के लिए संशोधित BPAL खुराक परीक्षण में उपचार की दर 85% अधिक पाई गई। यह 6 महीने में पूरी तरह से मुख से ग्रहण करने योग्य है, जिसमें 3 दवाओं की खुराक होती है और इसका उपयोग टीबी के चरण व्यापक रूप से दवा प्रतिरोगी क्षय रोग से ग्रसित रोगियों के इलाज के लिए किया जाता है। इसमें एंटीबायोटिक प्रीटिमोनिन के साथ साथ 2 एंटीबायोटिक भी शामिल होते हैं, जिसमें बेडाक्यूनिन और लाइनजोलिड होता है। अब आता है ज़ॉम्बी ड्रग के बारे में कि ज़ॉम्बी ड्रग क्या होता है। ज़ॉम्बी ड्रग महामारी में अमेरिका के कुछ राज्यों में अपनी चपेट में ले लिया है। यह जाइनालिन और में सेडेटिक जैसे लक्षण होते हैं, जो सेवनकर्ता को अत्यधिक नींद आती है, जिसे ट्रैंकटोप या ज़ॉम्बी ड्रग के रूप में भी जाना जाता है। यह ज़ॉम्बी जैसी अचेतना को प्रेरित करने की क्षमता से युक्त होती है और यह इंजेक्शन लगने वाली जगहों के पास मांस को सड़ा देती हैं, इसके संदर्भ में है। अब आता है वैश्विक खाद्य विनियामकी शिखर सम्मेलन 2023 के बारे में। यह शिखर सम्मेलन खाद्य विनियामकों का एक वैश्विक मंच बनाने के लिए FSSAI का प्रयास है, जिसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा से संबंधित प्रणालियों को मजबूत और विनियामकी ढांचे को मजबूत करने के दृष्टिकोण को आदान प्रदान करना है। इसके अंतर्गत शुरू की गई पहलों में आता है कि यह फूड ओकोपिया द्वारा जारी किया गया है। यह साझा विनियामकी मंच संग्रह लॉन्च किया गया है, जिसमें दुनिया के 76 देशों के विनियामकी प्राधिकरणों, उनके कार्यों और खाद्य परीक्षण सुविधाओं आदि का एक डेटाबेस है। अब आता है ब्लू स्काई प्रोजेक्ट के बारे में कि हाल ही में सरकार ने भारत में ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम के लिए अनुसंधान एवं विकास के लिए एक रोड मैप तैयार किया हुआ है। इस रोड मैप में ग्रीन हाइड्रोजन में अनुसंधान और विकास के लिए 3 प्रमुख दृष्टिकोण हैं, जिसमें मिशन मोड दृष्टिकोण, दूसरा आता है ग्रेट चैलेंज प्रोजेक्ट और तीसरा आता है ब्लू स्काई प्रोजेक्ट इसके अंतर्गत आते हैं। ब्लू स्काई प्रोजेक्ट की जो दीर्घावधि होती है वह 0 से 15 वर्ष के असर दिखाने वाले प्रोजेक्ट के अंतर्गत होती है। अब आता है डायरेक्ट मेथनॉल फ्यूल सेल के बारे में। यह कोबाल्ट और प्लेटिनम मिश्र धातुओं को मैग्नीज के साथ मिलाया जाता है, जो DMFC के एक प्रभावी उत्प्रेरक के रूप में पाया जाता है। यह विद्युत रासायनिक ऊर्जा को रूपांतरित करने वाला एक उपकरण होता है और इस तरह यह मेथनॉल की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। DMFC में ऊर्जा उत्पाद घनत्व, अधिक दक्षता और कम परिचालन तापमान के साथ ही यह परिचालन में अधिक सुरक्षित होता है, क्योंकि ये तरल ईंधन पर आधारित होते हैं और जिनका उपयोग छोटे वाहनों के लिए एक वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत और मोबाइल फोन, डिजिटल कैमरा, लैपटॉप और अन्य छोटे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के लिए बैटरी चार्जर के लिए उपयोग किया जाता है। यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक फिनिश होता है। और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।